हेलो एंड वेलकम बैक स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th साइंस लेसन 2 एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट्स। इससे पहले वाली वीडियो में हमने इसके स्टार्टिंग का पोर्शन पढ़ा था। अगर आपने वो नहीं देखा है तो वो वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब इस वाली वीडियो में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक से स्टार्ट करेंगे, जो है केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट हेडिंग जो यहाँ पे दिख रहा है वो है हाउ डू एसिड्स एंड बेसिस रिएक्ट विथ मेटल्स, यानी कि एसिड और बेस जो होते हैं वो मेटल्स के साथ में कैसे रिएक्ट करते हैं। तो याद रखिएगा कि जब भी एसिड और मेटल इनका रिएक्शन होगा ना, तो हमेशा सॉल्ट और हाइड्रोजन फॉर्म होता है। एंड सिमिलरली जब कोई बेस और मेटल रिएक्ट करता है तो भी सॉल्ट और हाइड्रोजन फॉर्म होता है। तो ये जो हाइड्रोजन है वो हमेशा गैस के फॉर्म में लिबरेट हो जाएगा, और जो सॉल्ट फॉर्म हुआ है वो सेटल हो जाएगा रिएक्शन में हमेशा। तो जैसे यहाँ पे दिया है एसिड प्लस मेटल फॉर्म्स सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन। एक एग्जांपल से देखते हैं। तो यहाँ दिया हुआ है हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl यूज़ किए हैं और उसको जिंक मेटल्स के साथ में रिएक्शन कराए हैं। तो इससे क्या फॉर्म हो रहा है, जिंक क्लोराइड। जिंक क्लोराइड जो है वो एक तरह का सॉल्ट है। फॉर एग्जांपल सोडियम क्लोराइड, जैसे आप सुने होंगे कॉमन सॉल्ट जो हम लोग यूज़ करते हैं NaCl। सोडियम क्लोराइड जो है, वैसे ही ये जिंक क्लोराइड जो है वो क्या है, एक सॉल्ट है। और उसके साथ में जो फॉर्म हो रहा है वो क्या है, हाइड्रोजन गैस। तो ये हाइड्रोजन गैस लिबरेट हो जाता है ना, इसलिए ये एरो यूज़ हुआ है कि ये जो फॉर्म हुआ है हाइड्रोजन वो गैस के फॉर्म में बाहर चला जा रहा है। नेक्स्ट है, जैसे इसका एक एक्टिविटी भी ले सकते हैं। इस एक्टिविटी के थ्रू ये ज़्यादा इजीली समझ में आ जाएगा आप लोग को। तो उस एक्टिविटी में क्या किया है कि आपको एक टेस्ट ट्यूब लेना है, और इस टेस्ट ट्यूब में आपको क्या रखने हैं, ग्रैन्युलेटेड जिंक, मतलब कि जिंक के छोटे छोटे टुकड़े जिंक मेटल के, वो इस टेस्ट ट्यूब में डालेंगे। और उसके बाद में इसमें ऐड करेंगे हम लोग सॉल्यूशन ऑफ डाइल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड, यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है, एक बेस है ना, तो वो हम लोग ऐड करेंगे किसमें, जिंक ग्रैन्यूल्स में। इसको जब ऐड करोगे तो क्या होगा कि यहाँ पे एक रिएक्शन होगा, और उस रिएक्शन के बाद एक गैस इवॉल्व होगा इस टेस्ट ट्यूब से जो बाहर जा रहा होगा। अब ये जो गैस है ना, वो एक्चुअल में कौन सा गैस है, हाइड्रोजन गैस है। लेकिन आप उसको कैसे फाइंड करेंगे कि वो हाइड्रोजन गैस है, तो उसका एक बहुत ही सिंपल सा ट्रिक होता है। एक बर्निंग मैच स्टिक आपको इस टेस्ट ट्यूब के माउथ के पास में लेकर के आना है, और उससे क्या होगा कि ये जो मैच स्टिक था जो पहले नॉर्मली जल रहा था ना, वो जैसे ही आप इसके माउथ के पास में लेकर के आओगे तो यहाँ पे एक पॉपिंग साउंड के साथ में वो बर्न होगा। और ये जो पॉपिंग साउंड है वो इस चीज़ को इंडिकेट करता है कि जो गैस लिबरेट हो रहा है यहाँ से वो क्या है, हाइड्रोजन गैस है। तो ये बहुत सिंपल सा एक्सपेरिमेंट है, ये हम लोग आराम से कंडक्ट कर सकते हैं घर में। और ये रिएक्शन आप और कैसे कर सकते हो, तो यहाँ पे सेम, यहाँ सोडियम हाइड्रोक्साइड कैसे बनेगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन कैसे बनेगा, कोई भी एक बेसिक सॉल्यूशन चाहिए ना, सिंपल बात है। डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, डाइल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड लिखा है, तो एक्चुअल में क्या है, वो एक बेस है। तो बेसिक सॉल्यूशन कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं घर पे, तो बेकिंग पाउडर तो होगा घर में या बेकिंग सोडा होगा, उसको वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो जो सॉल्यूशन बनेगा वो एक्चुअल में एक बेस होगा। अब इसी सॉल्यूशन में आप क्या कर सकते हो, तो आयरन नेल्स रख सकते हो। आयरन नेल्स क्या हो जाएगा, मेटल हो जाएगा। तो मेटल और बेस इन दोनों का रिएक्शन, ऑब्वियसली एक गैस इवॉल्व होगा। ये रिएक्शन बहुत स्लो होगा, क्योंकि जो मेटल है वो क्या है, थोड़ा स्टेबल है ना, तो ये रिएक्शन थोड़ा स्लो होगा। लेकिन हाँ, एक गैस इवॉल्व होगा, और वहाँ पे आप बर्निंग मैचस्टिक लेकर के आना। वो मैचस्टिक जो है वो पॉपिंग साउंड के साथ में बर्न होगा, और ये क्या शो करेगा कि जो गैस इवॉल्व हो रहा है वो क्या है, हाइड्रोजन है। तो इस एक्टिविटी से आपको क्या पता चला कि जो बेस होते हैं ना, बेस का भी रिएक्शन अगर आप कराओगे मेटल के साथ में, तो हमेशा क्या बनेगा, सॉल्ट फॉर्म होगा। जिंक, सोडियम जिंकेट बना है, एक तरह का सॉल्ट है, और साथ में हाइड्रोजन गैस क्या हुआ है, इवॉल्व हुआ है। तो ये हो गया एसिड और बेस का रिएक्शन किसी भी मेटल के साथ में। अब नेक्स्ट है हाउ डू एसिड्स रिएक्ट विथ मेटल कार्बोनेट्स एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स, मतलब मेटल कार्बोनेट्स और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स के साथ में जो एसिड्स हैं वो कैसे रिएक्ट करते हैं। तो नेक्स्ट एक्टिविटी देखते हैं। उसके लिए आपको क्या चाहिए, यहाँ पे 5 ग्राम लेना है सोडियम कार्बोनेट को एक टेस्ट ट्यूब में, और उसके बाद एक क्रिस्टल फनल के हेल्प से आपको 2 ml डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इस टेस्ट ट्यूब में ऐड करना है। तो ये टेस्ट ट्यूब है, और इस टेस्ट ट्यूब में यहाँ पे आप क्या लिए हैं, सोडियम कार्बोनेट सॉल्यूशन लिए हैं। एंड उसके बाद इस क्रिस्टल फनल के हेल्प से आपको यहाँ पे क्या करना है, थोड़े थोड़े ड्रॉप्स डालने हैं किसके, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के। अप्रॉक्स 2 ml डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड हम लोग इसमें डालेंगे, और इसको डालते के साथ क्या होगा ना कि यहाँ से कोई गैस इवॉल्व होगा। अब ये जो गैस इवॉल्व होगा उसको हम लोग इस डिलीवरी ट्यूब के हेल्प से इस नेक्स्ट वाले टेस्ट ट्यूब में कलेक्ट कर लेंगे।
अब यहाँ जो गैस इवॉल्व हो रहा है, इससे पहले जो गैस इवॉल्व हुआ था वो तो हाइड्रोजन था और उसको हम लोग टेस्ट किए, बर्निंग मैचस्टिक को लेकर के आए। तो वैसे ही अब यहाँ जो गैस इवॉल्व हो रहा है ये कौन सा गैस है, उसको कैसे टेस्ट करेंगे? तो उसके टेस्टिंग के लिए आपको क्या लेकर के आना है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन। एक नेक्स्ट टेस्ट ट्यूब में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन लेकर के आएंगे और उसके बाद ये जो गैस यहाँ से इवॉल्व होकर आया था वो जब हम लोग इसमें लेंगे ना, तो ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन है, जो स्टार्टिंग में नॉर्मली ऐसे ट्रांसपेरेंट सा लिक्विड होगा, वो एक्चुअल में कैसा हो जाएगा, मिल्की हो जाएगा, टर्न हो जाएगा, मिल्क जैसा दिखने लगेगा। तो उससे क्या पता चलेगा कि हाँ, ये जो गैस यहाँ से इवॉल्व हो रहा है वो कौन सा है। इसको पढ़े हो आप पहले भी साइंस में कि वो गैस जो लाइम वाटर जो है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है, इसको मिल्की में टर्न कर देता है, उसको क्या बोलते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो यहाँ जो गैस इवॉल्व हुआ है वो कौन सा है, कार्बन डाइऑक्साइड है। तो सिंपल है कि अभी यहाँ पे हेडिंग क्या था, रिएक्शन ऑफ एसिड्स विथ मेटल कार्बोनेट्स एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स। तो मेटल कार्बोनेट या फिर मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ में जब हम लोग किसी भी एसिड को रिएक्शन कराते हैं तो क्या फॉर्म होता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होता है और साथ में कुछ ना कुछ तो फॉर्म होगा ही। तो ऑब्वियसली यहाँ पे भी क्या बन रहा है, सॉल्ट बन रहा है। अब उसको मतलब इस रिएक्शन को हम लोग ऐसे इक्वेशन के थ्रू देख सकते हैं। हाँ, आप ये कर सकते हो ना कि जो सोडियम कार्बोनेट है उसी सेम को ही हम लोग सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी यूज़ कर सकते हैं उसके जगह पे, तो दोनों के साथ में सेम ही रिएक्शन होगा। इसलिए दिया था मेटल का कार्बोनेट और मेटल का हाइड्रोजन कार्बोनेट, दोनों के साथ में रिएक्शन देखना है। तो ये मेटल कार्बोनेट है, सोडियम कार्बोनेट, रिएक्शन हुआ है हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ में, NaCl बना है, सोडियम क्लोराइड क्या है, ये सॉल्ट है, और वाटर बना है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व हो गया है। सेम वैसे ही सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, उसका रिएक्शन भी करा रहे हैं एसिड के साथ में, तो फिर सॉल्ट, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड गैस फॉर्म हो रहा है। तो सिंपल है, इससे क्या पता चल रहा है आपको कि जब भी हम लोग किसी भी मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट का रिएक्शन एसिड के साथ में कराएंगे तो हमेशा सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनेगा। नेक्स्ट हेडिंग है, हाउ डू बेसिस रिएक्ट्स विथ नॉन मेटेलिक ऑक्साइड, यानी कि बेस का रिएक्शन जब हम लोग नॉन मेटेलिक ऑक्साइड के साथ में कराते हैं तब क्या फॉर्म होता है। तो जो भी नॉन मेटल्स हैं ना, जैसे कि कार्बन हो गया, सल्फर हो गया, ये सब ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट करते हैं और हमेशा क्या फॉर्म करेंगे, अपना खुद का ऑक्साइड बनाएंगे। जैसे कार्बन है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, सल्फर है, रिएक्ट करेगा तो सल्फर डाइऑक्साइड बनेगा। अब ये कोई भी बेस हम लोग को लेना है और उसको क्या करना है, इस नॉन मेटालिक ऑक्साइड के साथ में रिएक्ट कराना है। तो जब भी हम लोग नॉन मेटालिक ऑक्साइड और बेस का रिएक्शन कराएंगे तो भी क्या फॉर्म हो रहा है, सॉल्ट और वाटर, सॉल्ट एंड वाटर फॉर्म हो रहा है। ये आपको याद करना है, ये वाली इक्वेशन से कर सकते हैं। सल्फर डाइऑक्साइड है और सोडियम हाइड्रोक्साइड है, दोनों का रिएक्शन कराए हैं तो सोडियम सल्फाइट बना है। देखो Na2SO3 लिखा है, SO3 लिखा है, ठीक है। SO4 लिखा होता तो उसको क्या बोलते, सल्फेट बोलते। SO3 लिखा है तो वो क्या हो जाएगा, सल्फाइट हो जाएगा। तो सोडियम सल्फाइट फॉर्म हुआ है और साथ में वाटर बना है। तो ये सोडियम सल्फाइट जो है वो क्या है, सॉल्ट है और साथ में वाटर फॉर्म हुआ है। तो ये रिएक्शन हो गया बेस का नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स के साथ में। नेक्स्ट है, हाउ डू एसिड्स एंड बेसिस रिएक्ट विथ ईच अदर, यानी कि अब एसिड और बेस इन दोनों का आपस में ही अगर रिएक्शन कराते हैं तो क्या फॉर्म होगा। तो एसिड और बेस को जब हम लोग आपस में रिएक्ट कराते हैं तो हमेशा सॉल्ट एंड वाटर बनता है। एसिड प्लस बेस गिव्स सॉल्ट एंड वाटर। और इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं, इस रिएक्शन को बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। इसको आप बहुत बार पहले भी पढ़ करके आए हो ना, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो जैसे एक एक्टिविटी दिया हुआ है, इसको कंडक्ट कर सकते हैं। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के लिए आपको क्या करना है, 20 ड्रॉप्स ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड लेना है डाइल्यूट फॉर्म में, और उसके बाद हम लोग को एक टेस्ट ट्यूब में इसको लेकर के उसमें 1 से 2 ड्रॉप फिनॉप्थिलीन डालना है। फिनॉप्थिलीन क्या है, अगर याद होगा तो लेसन के स्टार्टिंग में हमने इससे फर्स्ट वाले वीडियो में देखा था कि फिनॉप्थिलीन क्या है, एक इंडिकेटर है। तो फिनॉप्थिलीन इंडिकेटर के प्रेजेंस में हम लोग को ये रिएक्शन कराना है। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिया और उसमें क्या डाले, 1 से 2 ड्रॉप फिनॉप्थिलीन डाले। अब आपको एक ड्रॉपर के हेल्प से थोड़ा थोड़ा अमाउंट में सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन उसमें ड्रॉप बाय ड्रॉप डालते जाना है और कंटिन्यूअसली हम लोग को ये जो है उसमें टेस्ट ट्यूब में डालते जाना है और उसको शेक करते जाना है। क्या होगा ना कि ये जो सॉल्यूशन है उसका, उसमें जब हम लोग डालेंगे ना तो वो नॉर्मल जैसा कलर का है उसी कलर में रहेगा, कोई चेंजेस उसमें नहीं आएगा। लेकिन एक टाइम आने के बाद जब मतलब हम लोग ऐड करते जाएंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड, कंटिन्यूसली डालते जाएंगे तो ये जो टेस्ट ट्यूब है उसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, लाइट पिंक कलर का हो जाएगा। अब ये जो लाइट पिंक कलर है ना वो एक्चुअल में ये फिनॉप्थिलीन का कलर होता है।
लेकिन स्टार्टिंग में जब हमने फिनोप्थिलीन को एसिड में डाला था तो वो कैसा हो गया था, कलरलेस, क्योंकि फिनोप्थिलीन जो है वो किसी भी एसिड के साथ में रिएक्ट करता है तो कलरलेस हो जाता है, और उसके बाद में जब उसको वो बेसिक मीडियम मिलेगा तो क्या हो जाएगा, वो वापस से अपने कलर में आ जाएगा। तो इंडिकेटर का तो यही प्रॉपर्टी हम लोग पढ़ रहे थे कि वो एसिड और बेस के प्रेजेंस में क्या करता है, अपना कलर अपीयर और डिसअपीयर करते रहता है। तो वो शो करता है कि हाँ सामने वाला एसिड है कि बेस है, उन सब्सटेंस के नेचर को टेस्ट करने में। तो वही पूछा है, व्हाट इज द रीजन फॉर द चेंज इन द कलर ऑफ द सॉल्यूशन, सॉल्यूशन के कलर में चेंजेस क्यों आया। तो चेंजेस क्यों आया, क्योंकि इंडिकेटर जो है वो उसके साथ में रिएक्ट करके एक न्यू सब्सटेंस बनाया, और जो न्यू सब्सटेंस होता है उसके न्यू न्यू प्रॉपर्टीज़ होते हैं। तो एक एसिड और एक बेस का रिएक्शन कराने से हमेशा सॉल्ट एंड वाटर फॉर्म होता है, और इसी रिएक्शन को हम लोग न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं। क्या डेफिनेशन लिखेंगे आप, व्हेन एसिड एंड बेस रिएक्ट विथ ईच अदर दे फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर, दिस रिएक्शन इज नोन एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। नेक्स्ट देखते हैं अब, एक्सप्लेन द रिएक्शन बिटवीन, क्वेश्चंस है यहाँ पे, एक्सप्लेन द रिएक्शन बिटवीन मेटल्स एंड डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल। तो एक एग्जाम्पल के हेल्प से आपको मेटल और डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के बीच का एक रिएक्शन देना है। वैसे तो जिंक और डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड का रिएक्शन बुक में दिया हुआ है, लेकिन आप चाहें तो कोई दूसरा रिएक्शन भी लिख सकते हैं। तो एग्जाम्पल में मेटल में आप क्या लिख सकते हैं, सोडियम लिख सकते हैं, कॉमन है तो सोडियम लिख सकते हैं, प्लस उसका रिएक्शन किसके साथ कराना है, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, मतलब HCl के साथ में। वो रिएक्शन आप लोग कराएंगे तो क्या फॉर्म होगा, तो जब भी हम लोग मेटल और एसिड का रिएक्शन कराते हैं तो क्या बनता है, सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। तो यहाँ Na और Cl कंबाइन करो, NaCl बनेगा जो कि कॉमन सॉल्ट है, NaCl फॉर्म हुआ, प्लस साथ में क्या बनेगा, ये जो हाइड्रोजन है वो गैस के फॉर्म में रिलीज हो जाएगा, H2 के फॉर्म में इवॉल्व हो जाएगा। लेकिन ये इक्वेशन जो है वो बैलेंस नहीं है, तो अब इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए क्या करोगे आप, यहाँ 2 हाइड्रोजन है ना, तो यहाँ भी आप क्या लिख देंगे 2, तो 2HCl। अब क्या हुआ, क्लोरीन डबल हो गया, तो क्लोरीन को बैलेंस करने के लिए यहाँ लिखेंगे 2, तो क्लोरीन बैलेंस हो गया। अब क्या हुआ, सोडियम डिसबैलेंस हो गया, तो सोडियम को बैलेंस करने के लिए हम लोग यहाँ लिखेंगे 2। तो ये ओवरऑल आपका कंप्लीट बैलेंस्ड इक्वेशन हो गया। 2 सोडियम मेटल्स और 2 मोल्स हम लोग लिए हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड का, और क्या फॉर्म हो रहा है, सॉल्ट एंड वाटर। तो ये हो गया रिएक्शन आपका मेटल और डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड का। नेक्स्ट है, राइट अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन ऑफ रिएक्शन बिटवीन कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो इससे पहले आप एक रिएक्शन अभी जस्ट टॉपिक देखे थे, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड का रिएक्शन देखे हैं, बस उसी की जगह पे आपको सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट की जगह क्या लिखना है, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट लिखना है। कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट मतलब CaHCO3, ये लिखना है आपको, ठीक है। इसका रिएक्शन कराना है आपको, और इसका रिएक्शन किसके साथ में होगा, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ में। तो जैसे वहाँ पे सोडियम क्लोराइड बना था, यहाँ पे कैल्शियम क्लोराइड बन जाएगा, और वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज हो जाएगा। नेक्स्ट है, गिव एन एग्जाम्पल टू शो दैट नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर। अब देखो, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स को एसिडिक नेचर का बोल रहा है, इसके पीछे आपका कॉन्सेप्ट जो निकल के आएगा ना वो ये वाला होगा, जो जस्ट हम लोग यहाँ पे एक क्वेश्चन पढ़े थे, हाउ डू एसिड्स एंड बेस रिएक्ट विद ईच अदर। उसमें क्या देखे थे कि जब भी एसिड और बेस का रिएक्शन हो रहा है, यहाँ पे देखे थे एसिड और बेस का रिएक्शन हो रहा है तो सॉल्ट और वाटर बन रहा है, और इसको क्या बोल रहे हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। सेम उसी के ही जैसे यहाँ पे क्या बोला है, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड का रिएक्शन देखना है। नॉन मेटेलिक ऑक्साइड को हम लोग को एसिडिक नेचर का बताना है। अभी आप देखो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स का जो रिएक्शन हुआ था यहाँ पे, जैसे ये है नॉन मेटेलिक ऑक्साइड है, सोडियम सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है, नॉन मेटेलिक है। इसका रिएक्शन किसके साथ दिख रहा है, यहाँ पे बेस के साथ में दिख रहा है, तो क्या फॉर्म हुआ है, सॉल्ट बना है और वाटर बना है। और सेम वैसे ही अब यहाँ देखो एसिड और बेस का रिएक्शन, एसिड और बेस रिएक्ट करके सॉल्ट और वाटर बना रहा है। तो सॉल्ट एंड वाटर बन रहा है तो क्या बता रहा है कि हाँ ये दोनों रिएक्ट किया, सॉल्ट एंड वाटर बना, न्यूट्रल सब्सटेंस बना, यानी कि एक एसिड है और एक बेस है, सिंपल ना। तो वैसे ही यहाँ पे भी क्या बना है, सॉल्ट एंड वाटर बना है। तो एक तो हम लोग को पता है कि बेस है, तो ऑब्वियसली दूसरा वाला क्या होगा, एसिडिक नेचर का होगा ना। तो क्वेश्चन में क्या पूछा है आपसे, एक्सप्लेन करो कि जो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड है वो कैसे होते हैं, एसिडिक नेचर के होते हैं। तो जब हम लोग ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन दिखाएंगे ना कि हाँ ये बेस और ये मतलब ये एसिड और ये बेस ये दोनों रिएक्ट किए तो सॉल्ट एंड वाटर बना, ठीक है। ये हो जाएगा आपका आंसर कौन सा, थर्ड वाले क्वेश्चन का, कि गिव एन एग्जाम्पल टू शो दैट नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं अब एसिड्स एंड बेस की, जो क्या दिया है, डू एसिड्स एंड एल्कलीज कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि एसिड और एल्कली इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं या नहीं करते हैं। तो उसके लिए फिर अब एक ये एक्सपेरिमेंट दिया हुआ है, इसमें क्या करना है आपको, एक सेटअप लिया है यहाँ पे, इसमें क्या क्या लिया है, तो जैसे ये एक बीकर है, इस बीकर में आपको क्या पुट करना है, तो यहाँ नीचे में आपको एसिडिक और एल्कलाइन कोई भी सोल्यूशन यहाँ पे हम लोग को फिल करना है, या तो एसिडिक या एल्कलाइन है, एक टाइम पे एक सोल्यूशन हम लोग फिल करेंगे। मान लो आप
पहले एसिडिक सॉल्यूशन लिए, जैसे कि डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिए हैं, ठीक। अब क्या करोगे, उसमें एक कॉर्क के हेल्प से आपको ऑल पिन्स को यहाँ पे क्या करना है, फिट कर देना है। तो 2 ऑल पिन्स है, कॉर्क के हेल्प से आप बीकर में उसको फिट कर दो। और उसके बाद क्या करेंगे कि ये जो 2 ऑल पिन्स है, इसके 2 टर्मिनल्स बन रहे हैं, जैसे ये 2 टर्मिनल्स को आपको कनेक्ट करना है। कैसे कनेक्ट करना है, तो एक 9 वोल्ट का बैटरी लेना है, एक बल्ब लेना है, बीच में स्विच लेना है, और उसके बाद ये पूरा सर्किट को ऐसे कंप्लीट कर देना है आपको। कंप्लीट करने के बाद क्या होगा ना, कि ये जो बल्ब है यहाँ पे इस सेटअप में, ये बल्ब जो है वो ग्लो होने लगेगा। अब बल्ब क्यों ग्लो हुआ, तो क्लास 9th में हमने एक बार पढ़ा था इस चीज़ को, कि जब भी हम लोग कोई भी ऐसे सर्किट प्रिपेयर कर रहे हैं और यहाँ पे हम लोग सॉल्यूशन यूज़ कर रहे हैं, और उसके बाद अगर ये बल्ब ग्लो हो रहा है, दैट मीन्स ये सॉल्यूशन क्या हो रहा है, यहाँ पे आयोनाइज हो रहा है। आयोनाइज हुआ तो जो आयंस बने, यही आयंस क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। तो ये जो कंडक्टर्स बन रहे हैं, कैसे बन रहे हैं, आयंस के बनने से हो रहे हैं। तो उससे क्या कॉन्सेप्ट निकल के आया, पहला चीज़ तो ये कि हाँ, एक्सपेरिमेंट से आपको क्या पता चला कि हाँ, एसिड और एल्कली जो क्या है वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं, ठीक है। एक्सपेरिमेंट तो इसीलिए था कि कंडक्ट कर रहे हैं कि नहीं, तो हाँ, कंडक्ट कर रहे हैं, तभी तो बल्ब ग्लो हुआ। लेकिन कंडक्ट कर रहे हैं, उससे आपको क्या पता चल रहा है, उनका एक नया प्रॉपर्टी पता चल रहा है। और वो प्रॉपर्टी क्या है, कि जो एसिड एंड बेस है वो क्या हो जाते हैं, आयोनाइज हो जाते हैं वाटर के प्रेजेंस में। आयोनाइज हुए तभी तो बल्ब ग्लो हुआ, आयन के फॉर्म होने से ना। तो इससे क्या पता चला कि एसिड और बेस जो है वो क्या करते हैं, आयोनाइज हो जाते हैं। तो इसके साथ आपका एक नया टॉपिक यहाँ स्टार्ट होता है, वो क्या है, आयोनाइजेशन। तो बहुत टाइम से ऐसा हो रहा था कि जो साइंटिस्ट थे वो ट्राई कर रहे थे कि एसिड्स और एल्कलीज का जो बिहेवियर है ना वाटर के साथ में, उसको स्टडी करें। तो स्टडी करते करते एक स्वीडिश साइंटिस्ट थे, आर्हेनियस। उन्होंने क्या एक्सप्लेन किया कि एसिड्स और एल्कलीज जो है ना, वो वाटर के साथ में एक स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक शो करते हैं। और इनके अकॉर्डिंग क्या था, कि जब भी हम लोग किसी भी एसिड को एक्वा सॉल्यूशन बनाते हैं, मतलब एसिड को हम लोग क्या किए, वाटर के साथ रिएक्ट किए, तभी तो एक्वा सॉल्यूशन बना ना। तो ये बनाते हैं, तो एसिड क्या होता है, हमेशा एक पॉजिटिवली चार्ज हाइड्रोजन आयन रिलीज करता है, और उसके बाद एक नेगेटिव आयन वहाँ पे और एक्स्ट्रा एक फॉर्म होगा। और वैसे ही अगर एक्वा सॉल्यूशन में हम लोग एल्कली मॉलिक्यूल्स डालते हैं, तो वो नेगेटिवली चार्ज हाइड्रोक्साइड आयंस को रिलीज करता है, और एक पॉजिटिव आयन भी रिलीज होगा ही साथ में। जैसे यहाँ देखो, इसे इक्वेशन दिया है, ये क्या है, एसिड है, एसिड का एक्वा सॉल्यूशन बनाए तो H+ आयन रिलीज किया। और वैसे ही कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एक बेस है, बेस का जब हम लोग सॉल्यूशन बनाए तो OH- आयन रिलीज किया। तो यहाँ मिलता है आपको एसिड और बेस का डेफिनेशन। व्हाट आर एसिड्स, तो एसिड्स आर द सब्सटेंसेस विच डोनेट प्रोटोन, या फिर विच डोनेट पॉजिटिवली चार्ज हाइड्रोजन आयन। एंड सिमिलरली बेस आर द सब्सटेंस विच डोनेट नेगेटिवली चार्ज हाइड्रोक्साइड आयंस। ओके, अभी तक नहीं मिला था डेफिनेशन, अब यहाँ से आपको मिलता है एक डेफिनेशन। और इसके अलावा जो एक बेसिक डेफिनेशन था वो ये था कि एसिड्स आर द सब्सटेंस विच आर सार इन टेस्ट, जो खट्टे होते हैं। और उसके बाद बेस क्या थे, सब्सटेंसेस विच आर बिटर इन टेस्ट, कड़वे होते हैं। तो आयोनाइजेशन जो है वो क्या चीज़ पे डिपेंड करेगा, आयोनाइजेशन हमेशा डिपेंड करेगा किस पे, तो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इन अ सॉल्यूशन। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इन अ सॉल्यूशन, यानी कि उसके कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है आयोनाइजेशन। जितना ज़्यादा कंसंट्रेटेड आप सॉल्यूशन लोगे, उतना ज़्यादा वहाँ पे आयंस में वो डिसोसिएट हो सकता है ना, उसकी एबिलिटी उतनी ज़्यादा होगी। अब कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन क्या होता है और डाइल्यूट सॉल्यूशन क्या होता है, तब से बहुत बार हम लोग डाइल्यूट 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 तो यूज़ कर रहे थे, कंसंट्रेटेड वर्ड ये फर्स्ट टाइम आया। तो पहला चीज़ तो ये जानो कि डाइल्यूट और कंसंट्रेटेड क्या है, एक दूसरे का जस्ट अपोजिट है। अपोजिट वर्ड्स जैसे पढ़ते हैं ना, तो बस एक दूसरे का अपोजिट है। कंसंट्रेटेड का मतलब होता है कि ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है कोई चीज़ किसी में, मतलब हम लोग अगर सॉल्यूशन बना रहे हैं तो सॉल्यूट उसमें ज़्यादा है, सॉल्वेंट में हम लोग ज़्यादा अमाउंट में सॉल्यूट डालेंगे तो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन बनेगा। और अगर सॉल्वेंट में हम लोग लेस अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डालेंगे तो डाइल्यूट सॉल्यूशन बनेगा। तो आयोनाइजेशन किस पे डिपेंड करता है, कंसंट्रेशन के ऊपर में डिपेंड करता है। जितना ज़्यादा कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन होगा, उतने ज़्यादा आयंस में वो डिसोसिएट होगा। नेक्स्ट हेडिंग है, आर ऑल हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स एसिडिक, यानी कि क्या सारे हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स जो हैं वो एसिडिक नेचर के होते हैं। अब ये क्वेश्चन आया क्यों, ये क्वेश्चन इसलिए आया कि अभी जस्ट हम लोग ये हेडिंग पढ़े कि जब भी हम लोग किसी भी एसिड का रिएक्शन कराते हैं, उसका एक्वा सॉल्यूशन बनाते हैं, तो वो हमेशा क्या करता है, हाइड्रोजन आयन रिलीज करता है। तो ये जो हाइड्रोजन का पॉजिटिवली चार्ज आयन है, वो अगर रिलीज हो रहा है तो ये ज़रूरी नहीं है ना कि एसिड से ही रिलीज हो, अदर सब्सटेंसेस से भी रिलीज होता है ना। तो यहाँ पे टॉपिक क्या दिया है कि क्या सारे हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड से वो एसिडिक है, मतलब कोई भी कंपाउंड जिसमें हाइड्रोजन है तो क्या वो एसिडिक नेचर का हो जाएगा, तो होगा कि नहीं होगा। पहला चीज़ यहाँ पे आपको क्या याद रखना है कि एसिडिक नेचर किसको बोल रहे हैं, जब वो H+ आयन डोनेट कर रहा है। चलिए इसके अकॉर्डिंग देखते हैं। एग्जाम्पल है ग्लूकोज, ग्लूकोज में भी हाइड्रोजन आयन प्रेजेंट होता है, ठीक है। ग्लूकोज लेना है हम लोग को कितना, 100 ml, और वही सेम अपैरेटस जैसा हम लोग सेटअप किए थे ना एक्टिविटी 6 में, वैसे ही करना है। वो बल्ब ग्लो हो रहा है कि नहीं, हम लोग को वो चीज़ देखना है उसमें।
तो हाँ, बल्ब ग्लो हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? तो हम लोग उसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड सॉल्यूशन तो लिए ही थे, तो वहाँ पे क्या हुआ, बल्ब ग्लो हो गया। अभी जब हम लोग ग्लूकोज ले रहे हैं, ग्लूकोज के टाइम पे बल्ब ग्लो नहीं होगा, हालांकि उसमें हाइड्रोजन है लेकिन नहीं ग्लो हो रहा है। क्यों नहीं ग्लो हो रहा है? क्योंकि ये जो ग्लूकोज है ना, वो H+ आयन डोनेट नहीं कर रहा है। तो भले ही ग्लूकोज के पास में हाइड्रोजन प्रेजेंट है, लेकिन ग्लूकोज एक्वा सॉल्यूशन में हाइड्रोजन आयन को डोनेट नहीं कर रहा है, इसलिए वो क्या हो जाएगा, एसिडिक नेचर का नहीं होगा। इसलिए हम लोग को क्या याद रखना है कि सारे हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स जो हैं वो एसिडिक नेचर के नहीं होते हैं। नॉट ऑल हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स आर एसिडिक। एसिडिक नहीं होंगे वो। हाइड्रोजन होने से कुछ नहीं होता है, हाइड्रोजन डोनेट भी करना चाहिए। अगर H+ आयन डोनेट कर पा रहा है तो ही वो एसिडिक नेचर का होगा, नहीं तो वो एसिडिक नेचर का नहीं होगा। नेक्स्ट हेडिंग है, डस एसिड्स प्रोड्यूस आयन ओनली इन एक्वस सॉल्यूशन, यानी कि जब भी हम लोग कोई भी एसिड लेते हैं तो वो एक्वस सॉल्यूशन में ही आयंस डोनेट करता है या फिर अदर सॉल्यूशंस में भी आयंस डोनेट कर सकता है। तो उसके लिए अब नेक्स्ट ये एक्टिविटी दिया हुआ है, क्या करना है आपको, 1 ग्राम सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन लेना है एक क्लीन और ड्राई टेस्ट ट्यूब में। सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन नहीं, सॉरी, सोडियम क्लोराइड लेना है, 1 ग्राम दिया है ना, मतलब सॉल्ट है, सॉल्ट लेना है आपको एक क्लीन और ड्राई टेस्ट ट्यूब में, और उसमें 1 से 2 ml कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड डालना है, और उसके बाद उस टेस्ट ट्यूब को आपको साइड में रख देना है। इतना करने के बाद में क्या होगा कि कोई कोई चेंजेस दिख रहा है कि नहीं, उसमें कुछ गैस इवॉल्व हो रहा है, कुछ भी, वो सारा टेस्ट आपको करना है। तो क्या करेंगे, एक ड्राई लिटमस पेपर लेंगे ब्लू कलर का, और उसको टेस्ट ट्यूब के माउथ के पास में लेकर के आएंगे और देखेंगे कि क्या उस लिटमस पेपर का कलर चेंज हुआ। और सेम फिर उसी लिटमस पेपर को आपको क्या करना है, एक बार मॉइस्ट कर देना है, और उसके बाद फिर से उस टेस्ट ट्यूब के माउथ के पास में लेकर के आना है, और फिर देखना है कि क्या अब उसका कलर चेंज हो रहा है। तो दोनों केसेस को आपको नोट करना है, एक बार ड्राई में और एक बार वेट में, और इसको आपको खुद से नहीं करना है। इस वाले एक्टिविटी को आपको किसी भी टीचर या एल्डर के प्रेजेंस में ही करेंगे, और ऑब्वियसली टीचर के प्रेजेंस में ही होगा, क्योंकि ये सारे एसिड्स आपको ऐसे घर में तो अवेलेबल नहीं होंगे। तो ये एक्सपेरिमेंट आपको स्कूल में जब कंडक्ट कराया जाएगा तो वहाँ पे आप इसको बहुत क्लियरली नोटिस करेंगे। देखिए, थ्योरी से आप कितना भी पढ़ेंगे ना तो वो चीज़ माइंड में नहीं रहता, लेकिन जितना प्रैक्टिकल करके आप जो चीज़ लेकर के आते हैं ना, तो वो माइंड में परमानेंट रह जाता है, वो आपको याद रह जाता है। ठीक है, तो अब ऑब्जर्वेशन देखते हैं कि क्या होगा। तो जो HCl है वो एसिड के जैसे कब बिहेव करता है, वाटर के प्रेजेंस में ही बिहेव करता है। अगर वाटर नहीं है तो वो एसिड के जैसे बिहेव नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि वाटर के प्रेजेंस में ही वो आयोनाइज होकर के H+ आयन डोनेट कर सकता है। अगर वाटर नहीं है तो वो आयोनाइज होगा ही नहीं और हाइड्रोजन आयन डोनेट करेगा ही नहीं, और जब तक वो हाइड्रोजन आयन डोनेट नहीं किया तब तक वो कहेगा एसिड। और सेम वैसे ही जो भी कंपाउंड जो बेसिक नेचर के हैं ना, एल्कलीज जो हैं, वो भी क्या होंगे, जो OH- आयन जब डोनेट करेंगे तो ही वो एल्कली या फिर बेस कहलाएंगे। एग्जाम्पल क्या दिया हुआ है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड और सोडियम हाइड्रोक्साइड का एग्जाम्पल दिया हुआ है। तो यहाँ से आपको डेफिनेशन भी मिल जाता है पूरा पूरा एसिड और बेस का। तो एक्सटेंट ऑफ आयोनाइजेशन ऑफ एसिड एंड बेस डिसाइड करता है कि वो जो एसिड है वो स्ट्रॉन्ग है या वीक है। तो अभी आप देखिए कि एसिड और बेस क्या होता है, अब उसका क्लासिफिकेशन हो गया कि स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, वीक बेस, ये सारे क्या होते हैं। तो वो सारे एसिड्स जो कि कम्प्लीटली आयोनाइज हो जाते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड बोलते हैं। और जो कम्प्लीटली आयोनाइज नहीं होंगे वो क्या हो जाएंगे, वीक एसिड। सेम वैसे ही जो बेस होंगे, जो कम्प्लीटली आयोनाइज हो रहे हैं वो स्ट्रॉन्ग, और जो कम्प्लीटली आयोनाइज नहीं हो रहे हैं वो वीक। तो अभी एग्जाम्पल लेते हैं एक एक। तो स्ट्रॉन्ग एसिड का एग्जाम्पल आप पढ़ सकते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, ये सारे क्या हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड है, क्योंकि एकदम कम्प्लीटली आयोनाइज हो जाते हैं। और सेम वैसे ही वीक एसिड में क्या पढ़ सकते हो, तो वीक एसिड में आप एसिटिक एसिड हो गया, मेलेइक एसिड हो गया, फॉर्मिक एसिड हो गया, ये सारे जो स्टार्टिंग में हम लोग एसिड्स पढ़ रहे थे वो सारे क्या हो जाएंगे, वीक एसिड, क्योंकि वो कम्प्लीटली आयोनाइज नहीं होते हैं। एंड जब बेस की बात कर रहे हैं तो बेस के फॉर्म में आप ले रहे हो यहाँ पे अमोनियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये सारे क्या हो जाएंगे, स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं एकदम। यहाँ जो दिया हुआ है एकदम स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं। क्यों? क्योंकि कम्प्लीटली आयोनाइज हो जाते हैं, सिंपल है। तो स्ट्रेंथ को अगर हम लोग क्लासीफाई कर रहे हैं, एसिड और बेस को वीक या स्ट्रॉन्ग बोल रहे हैं, तो हमेशा उसके आयोनाइजेशन के अकॉर्डिंग बोलेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, अब आइडेंटिफाई एसिड्स फ्रॉम द गिवन कंपाउंड्स। यहाँ पे जो भी कंपाउंड दिया हुआ है कि कौन कौन सा है, HNO3 है, Na2CO3 है, COH होल ट्वाइस HCl, इनमें से कौन कौन एसिड है, HNO3 नाइट्रिक एसिड और HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और वहीं पे Na2CO3 सोडियम बाइकार्बोनेट, ये एसिड नहीं है, बेस है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये भी बेस है। तो एसिड कौन कौन सा हो गया आपका, नाइट्रिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड। फिर
सल्फ्यूरिक एसिड इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड वाइल अमोनियम हाइड्रोक्साइड इज अ वीक बेस। एक्सप्लेन। अमोनियम हाइड्रोक्साइड वीक बेस है। अच्छा हाँ, यहाँ पे मैं स्ट्रॉन्ग बोल दी थी ना, वीक बेस है। अब वीक क्यों है और ये स्ट्रॉन्ग क्यों है वो आपको एक्सप्लेन करना है। कैसे एक्सप्लेन करेंगे? तो सल्फ्यूरिक एसिड क्या है? स्ट्रॉन्ग एसिड है। क्यों? क्योंकि कंप्लीटली आयोनाइज हो जा रहा है। और अमोनियम हाइड्रोक्साइड वीक बेस है। क्यों? क्योंकि वो कंप्लीटली आयोनाइज नहीं हो रहा है। तो इस टाइप से आपके क्वेश्चंस हैं, इनको देखेंगे। अब नेक्स्ट आपका टॉपिक आता है स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन ऑफ एसिड्स एंड बेस। मतलब कि कोई भी जो एसिड या बेस है उसका स्ट्रेंथ हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे कि हाँ वो कितना स्ट्रॉन्ग है या कितना वीक है, उसके स्ट्रेंथ की बात हो रही है यहाँ पे। तो ये जो टॉपिक आपका आता है, ये यहाँ से एक नया टॉपिक आपका स्टार्ट हो रहा है जो कि है पीएच। पीएच वैल्यू पे डिपेंड करेगा उसका स्ट्रेंथ, एसिड और एल्कली का स्ट्रेंथ। तो ये जो पीएच है इसका आपका ये जो टॉपिक है ना, ये नेक्स्ट हम लोग आएंगे यहाँ पे क्लियर करेंगे पूरा कि पीएच क्या है। थोड़ा लेंदी जाएगा ये टॉपिक और वीडियो ऑलरेडी बहुत लेंदी हो गया है। तो पीएच वाला ये जो टॉपिक है अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। फर्स्ट वाला पार्ट जो था इस वीडियो का उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और इसका नेक्स्ट जो आने वाला पार्ट है वो भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आप क्या करोगे कि तीनों वीडियोस को देखोगे, 3 वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा लेसन। तो तीनों वीडियोस को देखोगे तब आपको ये लेसन पूरा क्लियर होगा। ऐसा नहीं कि हाँ एक आग स्किप करके देख रहे हैं तो वो नहीं होगा। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में आपको पीएच स्केल पढ़ाएंगे। तब तक के लिए रिवीजन करते रहिएगा एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।